फॉर्मूला सीरीज के सेशन 1 में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं फिजिक्स गुरु अबसार सिद्दीकी। आप मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल फिजिक्स गुरु में। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जेई का एग्जाम और नीट का एग्जाम करीब आ चुका है। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है कि उनको कई टॉपिक के अंदर डाउट भी है, साथ ही साथ बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। तो मेरा ये प्रयास है कि कैसे मैं इस पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं ग्रेविटेशन के आपको एक जगह दे दूं, ताकि आप उसे जल्द से जल्द रिवाइज कर सकें। तो आज स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ये लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरह से मैं और भी चैप्टर्स के फॉर्मूले पर बेस्ड सीरीज बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। देखिए, पहला फॉर्मूला जो ग्रेविटेशन के चैप्टर में आता है ये है फॉर्मूला बेस्ड ऑन केपलर लॉ। तो आपको मैंने बताया है कि केपलर के 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में यह बताया था केपलर ने कि जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करते हैं, जिसमें सन किसी भी एक फोकस पर हो सकता है। तो ये देखिए, ये आपके पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और मान लेता हूं ये हमारा इलिप्स है और ये इसके 2 फोकस होते हैं। तो सन किसी भी एक फोकस पर हो सकता है। मान लेते हैं ये फोकस F1 है, तो ये सन है आपका, और प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन। ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया बेटा ये बोलता है कि लॉ ऑफ एरिया दैट इज इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो प्लैनेट जो सन के पास होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूर जाता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। और जो तीसरा लॉ है इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो यहां पर यह बताया जाता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। चलिए अब इन फॉर्मूले को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है एरियल वेलोसिटी का। तो एरियल वेलोसिटी के लिए मैंने बताया इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज रेट dA अपॉन dt। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 बाय T2, A2 बाय T2। आप चाहो तो इस A2 को नीचे लेकर आ जाओ, T1 को आप ऊपर लेकर चले जाएं, तो आप इस तरह से भी फॉर्मूला आपका रिड्यूस हो जाएगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज रिलेटेड टू केपलर लॉ। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से मिलेंगे जेई के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये टॉपिक सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे सीईटी में भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम बात करने वाले हैं यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स से रिगार्डिंग है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर। तो यहां पर m1 क्या है, m1 मास है, m2 ये मास है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो अगर कभी भी आपको फोर्स निकालना हो, यूज दिस फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए मैंने लगाया है R12 कैप, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे F12 निकालना है, F12 निकालना है, तो मुझे ये डिस्टेंस लेना है R12, ये वाला डिस्टेंस। अगर मुझे F21 निकालना है, F21 निकालना है, तो मुझे ये डिस्टेंस कंसीडर करना है R21, दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड ऑब्जेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इक्वल मासेस। तो अगर हम m1 m2 को इक्वल कर दें, तो अगर आप m1 m2 को इक्वल कर देंगे तो यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा। इस फॉर्मूले में देखिए m1 इक्वल टू आप m2 लिख दो, तो आपको क्या मिलने वाला है, F इज इक्वल टू g टाइम्स m इंटू m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, दैट इज g टाइम्स ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर।
सो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब इक्वल मासेस गिवन हो। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। मासेस इक्वल दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए, F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। चलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला। अब यहां से देखिए कैपिटल जी की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं तो मैं कैपिटल जी की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, एफ इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय मास का स्क्वायर, एफ इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय मास का स्क्वायर। तो ये देखिए एफ इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय मास का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल जी है, कैपिटल जी की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट की थी हेनरी कैवेंडिश ने। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हेनरी कैवेंडिश, CAVENDISH, तो इनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने जी की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट की थी और जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया था उसका नाम था टॉर्सनल बैलेंस। सो इस डिवाइस का नाम था टॉर्सनल बैलेंस और कैपिटल जी की जो वैल्यू आई थी वो आती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूले की, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज नीट एग्जाम इज कंसर्न। हर साल एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा और इसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, आप इसको एज इट इज याद करिएगा। कुछ रिजल्ट हैं जो अपने को रटे होने चाहिए क्योंकि इससे हमारा टाइम बचता है। चलिए देखिए यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मुझे निकालना है तो मान लीजिए ये आपके पास अर्थ सरफेस है और यहां पर आपने किसी बॉडी को प्लेस कर दिया। सो ये कोई बॉडी है जो यहां पर मैंने प्लेस कर दिया इस पॉइंट पर, इसका मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम। इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। और इस फोर्स को आप इक्वल करोगे वेट से। तो वेट क्या है, वेट है mg, मास इंटू ग्रेविटी। मास से मास आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो यहां से देखिए स्मॉल जी की आपको वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल जी आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर। तो ये देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे हाइट पर ग्रेविटी निकालनी है, मान लीजिए यहां पर मुझे ग्रेविटी निकालनी है इस पॉइंट पर, तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका हाइट बढ़ेगा तो ध्यान रखिए ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। आपका वेट कम हो जाता है जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो। तो ग्रेविटी एट हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है GH इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, GH इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद करिए, ये वाला फॉर्मूला GH इज इक्वल टू जी, तो मैंने लिख दिया GH इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ मैं इसको GM के टर्म में भी लिख सकता हूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा GM अपॉन आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर मुझे ग्रेविटी किसी डेप्थ पर निकालना है, मान लीजिए ये आपके पास अर्थ सरफेस है और आपको इनसाइड अर्थ यहां पर इस पॉइंट पर एट अ डिस्टेंस डी ग्रेविटी निकालना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि डेप्थ जब बढ़ती है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब वेट हमारा कम होता है। अगर मैं ओशियन के अंदर चला गया, समुद्र में चला गया, तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं माउंटेन पे चला गया, कैलाश पर्वत पर, वहां पर भी जी की वैल्यू कम होगी, वेट मेरा कम होगा। अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चला गया तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यानी कि वेट आपका 0 होगा। तो डेप्थ पर निकालना है ग्रेविटी, तो यूज द फॉर्मूला GD इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मुझे सेंटर पर निकालना हो, एट सेंटर पर निकालना हो, तो सेंटर पर ध्यान रखिएगा D इज इक्वल टू आर होता है। तो GD इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाई आर। तो आर बाई आर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग कम्स आउट टू बी 0। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रेविटी एट सेंटर हमेशा 0 होता है। अब मान लीजिए मुझे किसी एंगल पर निकालना है, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है G डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ओमेगा क्या है? ओमेगा ये वो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमता है। ठीक है, तो ये ओमेगा निकाले कैसे?
तो आपको ध्यान रखना है ओमेगा निकालने के लिए 2 पाई बाई टी। अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने में, तो टाइम की वैल्यू आपको पुट कर देनी है 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करिए, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू फिक्स आती है, इसे आप रटेंगे, याद करेंगे। इट इज 7.25 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। 7.25 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। आप ये वैल्यू को निकाल भी सकते हो, बट इसको निकालने के लिए आपको कम से कम 30 से 45 सेकेंड लगता ही है। तो ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है आपको रटनी चाहिए, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, स्मॉल जी की वैल्यू हो गई मून पर, अर्थ पर, साथ ही साथ ओमेगा की वैल्यू हो गई, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ हो गया। तो आप इसे याद कर लो क्योंकि ये आपका टाइम बचा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना है 7.25 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। तो आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी एंगल पर ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मुझे ग्रेविटी निकालना है इक्वेटर पर तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे ग्रेविटी पोल पर निकालना है, अगर मुझे पोल पर निकालना है, पोल पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देनी है। इस फॉर्मूले में cos 90 की वैल्यू sin 91 cos 90 0, तो इसका मतलब आप देखोगे ये जो टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि आपने 90 पुट कर दिया। तो ग्रेविटी एट पोल की वैल्यू हमेशा g के बराबर होती है, ग्रेविटी एट इक्वेटर हमेशा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहां से मुझे समझ में ये आ गया कि ग्रेविटी एट पोल ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इक्वेटर। तो यहां पर आप लिख लीजिए ग्रेविटी एट पोल इज मच मोर ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो कितना है ये वैल्यू, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं डेल्टा जी निकालूं तो आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर इतनी वैल्यू ज्यादा होती है पोल पर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नीट का है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन बन चुका है, तो आप इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा, आर ओमेगा स्क्वायर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर फॉर्मूले रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी हम निकालना सीखेंगे। चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो आप इसे याद कर लीजिए, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, या माइनस एम जी आर। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको रटने हैं। दूसरा, अगर हम बात करें रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अभी ये जो बॉडी है वो रेस्ट पर नहीं है, ये अर्थ के सराउंडिंग स्पेस में रिवॉल्व कर रही है कुछ इस तरह से, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, और आपसे बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। इसमें आर प्लस एच कर दीजिएगा, ये हाइट आपको ऐड करनी है, ये आपका रेडियस है और ये आपका हाइट है, तो आर प्लस एच आपको करना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर साल जेईई मेंस में एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है, साथ ही साथ सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी एक वैल्यू आती है, मैं बताऊंगा, आप उसको याद करिएगा। सबसे पहले समझते हैं एस्केप वेलोसिटी होता क्या। देखिए, जब भी हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो इसके लिए कुछ वेलोसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। लॉन्चिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। मान लेते हैं ये अर्थ है हमारे पास, आपने इसको लॉन्च कर दिया, तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस को छोड़कर बाहर चला जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जाएगा और ये एस्केप कर जाएगा। एस्केप करने का मतलब ये खो जाएगा स्पेस में, आप इसे ढूंढ नहीं सकते, आप इसे वापस से ढूंढ नहीं सकते, ये ट्रेस नहीं कर सकते, ये चला गया छोड़कर। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी होती है। साथ ही साथ अगर मैं इस रॉकेट को 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये सर्कुलर मोशन करेगा। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल या ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि अगर मुझे अर्थ के सरफेस पर निकालना है तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, √2 टाइम्स ऑफ जीएम अपॉन आर, आप इसको लिख सकते हो √2 2 GR। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मोटा मोटा इसका जो वैल्यू आता है नियर अबाउट वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा।
आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट केस के बारे में, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये वो वेलोसिटी होती है जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और वो सर्कुलर मोशन करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अगर मुझे किसी क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच या रूट जी आर प्लस एच। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। दूसरा, क्रिटिकल वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दैट इज रूट ऑफ जी एम बाय आर और रूट जी आर। तो दोनों में रिलेशन क्या है, देखिए किसके वेलोसिटी में रूट टू जी आर है, यहां पर रूट जी आर है, तो ये रूट टू टाइम ज्यादा है। इसी तरह से क्रिटिकल वेलोसिटी एक ये भी रिजल्ट है, दैट इज 2r रूट ऑफ जी पाई रो बाय 3, जी पाई रो बाय 3। अब ये रिजल्ट कैसे आता है वो भी देख लेते हैं, चलिए। क्रिटिकल वेलोसिटी होता है रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाय आर, ये हम सबको पता है। आपको मास और वॉल्यूम का रिलेशन पता होना चाहिए। पता है आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैं लिखूंगा मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। इस वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व करिए, तो मुझे बताइए क्या मिलेगा। कैपिटल जी मास को मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो डिवाइड बाय आर। आर से आर आपने काट दिया, कट गया। अब ये रूट 4 है तो रूट 4 का 2 बाहर आ जाएगा, रूट 4 का आपने 2 को बाहर निकाल दिया। चलिए इसे हम कर लेते हैं। तो यहां से देखिए रूट 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और क्या बन गया, देखिए ये आर स्क्वायर है तो आर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच रहा है जी, और क्या बचा पाए, और क्या बच रहा है रो, और क्या बचा 3। तो ये देखिए 2r रूट जी पाई रो बाय 3, 2r रूट ऑफ जी पाई रो बाय 3। तो ये भी एक डिराइव रिजल्ट है, बट ये रिजल्ट डेंसिटी के टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हो तो आपको यही वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में। अब टाइम पीरियड कैसे निकालें, तो टाइम पीरियड का मतलब हो गया टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये मान लेते हैं अर्थ है, ये सैटेलाइट है आपकी, इस तरह समझ लीजिए सैटेलाइट है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालते कैसे हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सा लेंगे आप, क्रिटिकल वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा वेलोसिटी हमेशा आपको क्रिटिकल वेलोसिटी ही लेना। तो एक फॉर्मूला ये है, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ आर बाई जी, इसे याद कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब बाई जीएम, आर प्लस एच का होल क्यूब बाई जीएम, ये इसका सेकेंड फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो ये फॉर्मूला है, इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो रूट 3 पाई अपॉन रो जी, रूट 3 पाई बाय रो जी, ये इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अगर सैटेलाइट स्टेशनरी है ऑन अर्थ सरफेस, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ एट सर्टेन हाइट, तो उस केस में फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस एच। तो ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए, दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस एच। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी के बारे में। टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल एनर्जी के लिए बेसिकली वी हैव 3 केसेस, 3 केसेस है हमारे पास। सबसे पहला है ऑन अर्थ सरफेस, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। दूसरा ध्यान रखिएगा माइनस एम जी आर, माइनस एम जी आर। नेक्स्ट, अगर सैटेलाइट स्टेशनरी है एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, मान लेते हैं ये सैटेलाइट स्टेशनरी है। अब मुझे यहां पर इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी निकालना है इस सैटेलाइट का यहां पर इस कंडीशन में। तो आप इसको याद रखिएगा, ये है रेडियस r, ये है हाइट h, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, साथ ही साथ अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ सरफेस, तो उसका टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस एच। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टोटल एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ये हमेशा नेगेटिव होगी।
नेगेटिव साइन क्या शो करता है? फिजिक्स में नेगेटिव साइन शो ये करता है डायरेक्शन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये सैटेलाइट अभी भी अर्थ का चक्कर लगा रही है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना ये सैटेलाइट छोड़कर चला गया है अर्थ को। ठीक है, आपका प्रिय कभी भी आपको छोड़कर चला जाए तो उस केस में पॉजिटिव लेते हैं, आपके साथ ही है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। अभी सैटेलाइट मस्त घूम रहा है, अगर मुझे इसको निकाल करके यहां से इसको बाहर थ्रो करना है तो वो एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। इट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, टोटल एनर्जी के नेगेटिव होता है बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ टी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं बड़े। सबसे पहला, बॉडी अगर स्टेशनरी है ऑन अर्थ सरफेस, फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और दूसरा, अगर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ एट सर्टेन हाइट, उस केस में आर प्लस एच हो जाता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, दो तीन चीजें आप ध्यान रखिए। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए, ये होता है 6400 किलोमीटर, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, ये वैल्यू फिक्स, ये रेडियस ऑफ अर्थ। साथ ही साथ अगर मैं मास ऑफ अर्थ की बात करूं तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये मास ऑफ अर्थ है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। इसके अलावा अगर मैं डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात करूं सो इट इज 5477 kg पर मीटर क्यूब, 5477 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू फिक्स है, याद करिए। ग्रेविटी ऑन मून और ग्रेविटी ऑन अर्थ का रिलेशन क्या है? ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑन अर्थ, 1/6 टाइम्स। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एंगुलर वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया, 7.25 इंटू 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 1-to-1 सेशन के लिए, मेरा नंबर ऑलरेडी इस वीडियो के एंड में है, आप वहां से या यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है physicsguru001, आप वहां से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम पर मिलूंगा आपके साथ एक नई सीरीज के साथ। टिल देन पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें और साथ ही साथ अपना 100% दें। बेस्ट ऑफ लक।